नमस्कार साथियों यदि आप नए एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट प्रैक्टिस में हैं या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपका कोई केस चल रहा है ज़मीन संबंधी मामला, चाहे सिविल कोर्ट में चाहे राजस्व कोर्ट में, ठीक है, या आप कोई भी केस लाना चाहते हैं, चाहे वो बंटवारा का हो, सीमांकन का हो, ठीक है, चाहे आपका बेदखली का हो, तो धारा 5 सीआरपीसी आप ज़रूर जान लीजिए, चाहे आप एडवोकेट हैं चाहे आप नहीं हैं, क्योंकि इसके बिना आप केस हार सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई तमाम मामले आ रहे हैं साथियों, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको ये देखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं आपको फ़ीस बता दी जाएगी, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखिए कि वाद निरस्त हो गया, ठीक है। धारा 116 का वाद डाला था, निरस्त हो गया, कह दिया गया कि भाई ये पोसड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है आबादी वगैरह है, इसलिए जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते साथियों, यहाँ पे ये कहते हुए कैंसिल हो गया कि भाई साहब ये जो है वो 30/2 में चलाना चाहिए, 24 में नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते भौतिक विभाजन कराते हुए राजस्व अभिलेखों तदनुसार संशोधित न करा लिया जाए तब तक जो है भैया ये हम नहीं चला सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्थगित की जाती है, कार्रवाई स्थगित कर दी। तो 2-2 3-3 साल केस चलने के बाद फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं, तो आप केस हार रहे हैं और एडवोकेट की वजह से हार रहे हैं। तो चलिए अब आपको मैं कुछ ज्ञान की बात बताता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं साथियों, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक देख सकते हैं, हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तत्काल। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया अगर लेना हो तो, ठीक है। इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं साथियों, जैसे स्टे एप्लीकेशन है, आदेश स्थगन है, कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा के लिए, सीमांकन के लिए, या कौन केस कहाँ चलेगा, सब परिभाषाएं। और यहाँ पे मैंने तुलना भी की है धाराओं की, कब किस में जाना चाहिए आपको, जो कोई नहीं बताता। दूसरी बात, सबका ड्राफ्टिंग होगा, ठीक है। आते सीधा टॉपिक पर, इस वीडियो का मेन चीज, धारा 5 सीपीसी क्यों पढ़ें। जिन लोगों ने ई बुक लिया है वो 30 नंबर देखें हमारा, ठीक है, 30 नंबर, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो क्लाइंट आपके पास आया है या जिन लोगों के विवाद हैं वो किस न्यायालय में जाएगा। सबसे पहले न्यायालय का चयन करें भाई, बैठ के सीपीसी 5 पढ़ें, पढ़ने ही से सब कुछ होता है, जानकारी से सब कुछ होता है। दूसरा, फिर आप ये करें कि किस सेक्शन में जाएगा वो भी आप देखें। मैंने दोनों की ही तुलना की है। ये 30 नंबर देखें तो इसमें सीपीसी 5 है, और देखिए जो भी ड्राफ्टिंग है, जो भी मेरा देखिए 134 का बेदखली का बाद है, तो मैंने पूरा यहाँ पे कंपेयर किया है कि कब 134 में जाए, कब 116-17, कब 24 में, और कब क्या सही रहेगा। इतनी तुलनात्मक बुक आपको पूरी ऑल इंडिया में नहीं मिलेगी, ई बुक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब 5 पढ़ के देखें क्या कहता है। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, कि सबसे पहले न्यायालय का चयन, दूसरा सेक्शन का चयन। अब देखो, बिल्कुल आसान भाषा में, सीपीसी 5 समझने में दिक्कत होगी, हमने आसान भाषा में अपनी ई बुक में डाला है। धारा 5 समझने की आसान भाषा में, कृषि प्रयोजन के लिए उपयुक्त जमीन से संबंधित अधिकतर विवाद भाटक राजस्व मामले निस्तारण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को स्थानीय विधि के द्वारा होता है, यानी कि तहसीलदार, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी वगैरह, ये ठीक है। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, ठीक है। लेकिन साथियों ध्यान रहे, आपके वाद कहाँ जाते हैं, सिविल न्यायालय में, ठीक है। और सिविल न्यायालय में जो है, जब जो भी आपके सिविल न्यायालय में वाद जाते हैं, तो उसमें आपको नियम नंबर 27 से, जैसे कोर्ट केस कैसे करें, वाद नियम के क्या है, न्यायालय का चयन करें, कि न्यायालय का चयन कैसे करेंगे। देखो, न्यायालय का चयन करना है तो आप करेंगे उसके मूल्यांकन से, भैया कितने लाख की संपत्ति है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो कृषि जमीन है, सीपीसी धारा 5 के अकॉर्डिंग वो जाएंगी आपकी राजस्व न्यायालय में, ना कि वहां पे सिविल न्यायालय में। लेकिन जो अकृषि जमीनें हैं, अकृषक जमीनें हैं साथियों, वो जाएंगी कहां पे, सिविल न्यायालय में। ये चीज ध्यान लें, सीपीसी 5 यही कहता है, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आसान भाषा में अगर कहें तो अधिकतर विवाद भाटक, यहाँ पे इसके निस्तारण के लिए राजस्व
न्यायालय को स्थानीय विधि के अनुसार जो है अधिकार होता है। जैसे वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसकी खेती की जमीन 5 बीघा बी ने कब्जा कर लिया है। एक और राजस्व न्यायालय यानी कि सहायक कलेक्टर के यहाँ केस करने की स्थानीय विधि के अनुसार अत्याचारी की बेदखली की प्रक्रिया करनी होगी। जिला सिविल न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे जब आप 30 नंबर देखेंगे तो वहां पे ये भी लिखा है कब सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि मैं आसान भाषा में बताऊं, अगर आपका खेती संबंधी कोई मामला है तो जाए साथियों आप राजस्व न्यायालय, और यदि आपका कोई मकान या आकृषक जमीन का मामला है तो आप जाएं सिविल न्यायालय। अगर उलट सुलट हो गया केस हार जाओगे। दूसरी बात साथियों आप देखें, अगर साथियों मैंने कई बार समझाया है आपको और मैंने अपनी ई बुक में तुलना की है। देखिए प्रार्थना पत्र देते समय देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आप भाई बंटवारा चाह रहे हो, ठीक है, या सीमांकन चाह रहे हो, तो सीमांकन का अपना एक नियम होता है कि जब तक बंटवारा नहीं होगा सीमांकन नहीं होगा। तो वो भी मैंने बताया है भाई साहब कि बेदखली अगर की है तो धारा 134 में नियमित वाद भी ला सकते हैं, या कृषक जमीन से प्रॉपर्टी मालिकाना हक कब्जा संबंधित विवाद है तो सिविल न्यायालय में जा सकते हो। ध्यान रहे कृषि जमीन से अन्य प्रॉपर्टी का मामला है तो सिविल न्यायालय जा सकते हो। ध्यान रखें, देखिए कितना अच्छे समझाया कि ऐसी जमीन संबंधी विवाद खत्म करने के लिए ये समझें कि विवाद किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे कब्जा सह खातेदार ने किया है तो 116 117 करो भाई। कब्जा पड़ोसी सह खातेदार ने किया है तो सीमांकन धारा 24 होगी। कब्जा अगर मान लीजिए दूसरे ने किया है तो साथियों यहाँ पे बेदखली होगी। और अगर मान लीजिए 24 कर रहे हो तो धारा 116 117 पहले करना पड़ेगा। इतना मैंने डीपली समझाया है कि सीनियर वकील आपको यही नहीं बताते। तो कहने का मतलब साथियों क्या है, साक्ष्य एविडेंस बहस केस का चलना वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब अपना इतना लूप होल तो आप मत छोड़ो कि भाई ऐसे पत्रावली रिजेक्ट हो कि भैया यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 30-2 में चलना चाहिए था, पत्रावली रिजेक्ट हो गई। ठीक है, 2 साल केस लड़ा, छोटे से टॉपिक पे आके पत्रावली रिजेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो जूनियर एडवोकेट है, हमारे नए एडवोकेट हैं, लोग बाग हैं, वे न्यायालय कोई भी केस लाने से पहले सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि ये केस चलेगा किसने। कई मेरे पास मैटर आए जो चकबंदी में जाना चाहिए था। ठीक है, चकबंदी का ऑर्डर क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो बेचारे रेवेन्यू में लड़ रहे हैं। 5-5 सालें हो गई रेवेन्यू में लड़ते हुए। तब मैंने बताया भैया उनको तो अधिकार ही नहीं है, चकबंदी को अधिकार है भाई। तो कहने का मतलब साथियों, पहले तो केस चलाने से पहले समझना जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए कि न्यायालय के अब देखियो आपने केस डाल दिया, अंत में दूसरे वकील ने फैक्ट दिया 3 साल बाद कि भैया ये केस चल ही नहीं सकता। और देखिए न्यायालय की हमारी इतनी विडंबना करूंगा कि इस केस पे इस मैटर पे सबसे पहले बहस होनी चाहिए कि ये केस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये इसी न्यायालय का है कि नहीं। अब आप 3 साल बाद रिजेक्ट कर देते हो कि भैया नहीं, इसमें मेड़बंदी नहीं हो सकता क्योंकि इसका विभाजन ही नहीं हुआ है। भाई ये गलती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप समझें कोर्ट केस, वाद पत्र के नियम क्या होते हैं, न्यायालय चयन कैसे करते हैं, वाद तथ्य कैसे लिखें, मूल्यांकन कैसे करें, अनुतोष कैसे लिखें, अदालतें और धनाधिकार अदालतें क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ई बुक में मिलेगी। कब्जा कैसे हटवाएं, स्टे कैसे लें, सारी ड्राफ्टिंग विद कंपैरिजन के यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप कुछ सीखे होंगे। ठीक है, और अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में